To be continue a Mysterious Warrior episode 11 to 16. RS novel story CH11 शक्तियों की छलांग। एक 50 फीट का पानी से बना सांप तेजी से रेंगते हुए एक लड़के की तरफ जा रहा था। वो लड़का और कोई नहीं अरुण था। अरुण ने उस सांप को अपनी तरफ तेजी से आते हुए देखकर जोर से चिल्लाया, ड्राई फायर टेक्निक। और अरुण के हाथ से निकली हुई गर्म हवा जब उस सांप से टकराई तो उसका मुंह भाप बनकर उड़ गया और जो पूंछ बची थी वो पानी बनकर बह गया। फिर अरुण ने तेजी से उस योद्धा की तरफ बढ़ा और उसके कंधे पर वार करते हुए चिल्लाया, हाइड्रो पावर तकनीक। उस योद्धा ने तेजी से पीछे हटकर अरुण का हाथ पकड़ा और उसे उठाकर दूर फेंक दिया। उस योद्धा ने अरुण की तरफ आते हुए फिर से उस पर पैरों से हमला कर दिया। अरुण ने पीछे हटते हुए उस पर अचानक से हमला कर दिया, ड्राई फायर टेक्निक। और वो योद्धा के हाथ की एक उंगली जल गई जिससे उस योद्धा को बहुत ही गुस्सा आ गया और गुस्से में अरुण के सीने पर बिना रुके मुक्कों से हमला करना शुरू कर दिया। 10 मुक्के खाने के बाद अरुण के मुंह से खून निकलने लगा और सीने में इतना ज्यादा दर्द होना शुरू हुआ जैसे कोई 100 टन का पत्थर उसके सीने पर रखा हो। अरुण ने अपनी सारी शक्तियां इकट्ठा की और उस योद्धा को धक्का देकर उसके चंगुल से बाहर आया। अरुण ने जब महसूस किया कि वो उसका ज्यादा देर सामना नहीं कर पाएगा तो अरुण ने अपनी जेब से अंगूठी निकाली और अपने हाथ में पहन ली। तब तक उस योद्धा ने फिर से अपनी शक्तियों को इकट्ठा करके चिल्लाया, एयर विंड तकनीक। और एक तेज हवा का झोंका अरुण की तरफ बढ़ने लगा। अरुण ने भी उस हवा के झोंके को काटने और एक ही वार में उस योद्धा को खत्म करने के लिए चिल्लाया, लहराती तलवार तकनीक। और अरुण के तलवार से निकली हुई हवा उस योद्धा के हवा के झोंके को काटते हुए उस योद्धा से टकराई और उस योद्धा का भी वही हाल हुआ जो अब्बास का हुआ था। वो योद्धा मारा गया और ये देखकर यक्ष बहुत हैरान हुए और उन्होंने कहा, वाह बच्चे वाह, आज पहली बार किसी योद्धा ने मेरे योद्धा को हराया है। तुम सच में इस तालाब में नहाने के काबिल तो हो। इतना कहकर उन्होंने अरुण को अनुमति दे दी थी कि वो उस तालाब में नहा सकता है। अरुण वैसे तो थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा था लेकिन जैसे ही उसने ये सुना तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने उसी खुशी के मारे जल्दी से अपनी तलवार जमीन पर फेंकी और सीधे उस तालाब में कूद गया। उसकी इस हरकत पर अनु, रूही और राणा भी हंसने लगे और फिर अनु ने उससे बोला कि अपनी शक्तियों को काबू करके तुम अपने शरीर के आसपास के सुरक्षा चक्र बना लो जिससे तुम पानी के अंदर सांस ले पाओ और तालाब के निचले हिस्से में बैठकर ध्यान लगाओ। जितनी गहराई में तुम जाते जाओगे तुम्हारे सितारे बढ़ने के चांसेस उतने ही बढ़ेंगे। इतना सुनकर अरुण इस तालाब की गहराइयों में पहुंच गया। फिर उसने वहां अपने इर्द गिर्द एक गोला आकार सुरक्षा चक्र बनाया और वहीं पर ध्यान मुद्रा में बैठ गया। फिर उसने तालाब से शक्तियां सोखना शुरू किया और उसके शरीर में धीरे धीरे शक्तियां आने लगी। बाहर की शक्तियों को संभालने में पहले तो अरुण को बहुत तकलीफ हुई। दरअसल वो पर्यावरण की शक्तियां थी जिन्हें किसी ने काबू नहीं किया था और उनमें बहुत सी अशुद्धियां थी। लेकिन कुछ समय बाद जब अरुण ने धीरे धीरे उन्हें शुद्ध करना शुरू किया तो वो थोड़ा काबू में आने लगी। फिर अरुण ने उन्हें अपनी शक्तियों से मिलाकर अपने शक्ति चक्र में भेजना शुरू किया जिससे उसका शक्ति चक्र एक बार भरा और उसने एक सितारा हासिल कर लिया। फिर वो शक्ति चक्र बड़ा हुआ और फिर से थोड़ा खाली हो गया। अरुण ने फिर उसमें शक्तियां भेजनी शुरू की और ऐसा करते करते अरुण को 15 दिन बीत गए। 15 दिन बाद जब अनु ध्यान लगाकर बैठी हुई थी और राणा, रूही को ट्रेनिंग दे रहे थे, तभी उन्हें तालाब से चपाक की आवाज सुनाई दी और एक लड़का जिसने कमर के ऊपर कुछ नहीं पहना था और उसकी बॉडी देखने में इतनी सुडौल और आकर्षक थी कि किसी भी लड़की का मन डोल जाए। उसके 6 पैक एब्स और मस्कुलर बॉडी जो पहले से भी स्ट्रांग हो चुकी थी, वो बाहर आया और अनु और रूही तो उसे बस देखते ही रह गए। चलो उनका हैरान होना तो समझ आता है, हमारा हीरो अरुण है ही इतना स्मार्ट, लेकिन ये राणा जी क्यों अरुण को फटी आंखों से देख रहे थे? दरअसल अरुण ने 5 सितारों की नहीं, 6 सितारों की नहीं, 7 सितारों की नहीं, बल्कि 9 सितारों की छलांग लगाई थी, जिसे देख राणा जी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। राणा जी खुद की आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि इस तालाब का पानी क्या सच में इतना ताकतवर है। अगर ऐसा है तो उन्होंने क्यों नहीं अपनी जवानी के समय में आकर अपनी शक्तियां बढ़ा ली थी। जिस ख्याल के बारे में सोचकर खुद राणा जी को भी हंसी आ गई। अरुण जब तालाब से बाहर आया तो उसने अद्वितीय चक्र के 3 सितारे हासिल कर लिए थे। अरुण ने तालाब से बाहर आकर सबसे पहले अपनी तलवार उठाई और उसे अपनी कमर पर बांध लिया और उसने अनु से मुस्कुरी करते हुए कहा, अब ऐसे भी मत देखो, मुझे शर्म आती है। अनु ने होश में आते हुए हड़बड़ा कर कहा, है हाँ मैं तुम्हें हाँ मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारी बढ़ी हुई शक्तियों को देखकर हैरान हूँ। और फिर अरुण ने रूही की तरफ देखकर व्यंग्य करते हुए कहा, और रूही तुम भी मेरी शक्तियों को देखकर हैरान होंगी, है ना रूही?
रूही को अभी भी होश नहीं आया था और उसने बेसुध होकर जवाब दिया, अरे नहीं, शक्तियों को तो छोड़ो, तुम दिखने में कितने अच्छे लग रहे हो, मेरा मतलब है मैंने सच में आज तक तुम्हारे जितना सुंदर लड़का कभी नहीं देखा। जिस पर अरुण को तो हंसी आ गई, लेकिन अनु का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उसने पांव पटकते हुए अरुण से मुंह फेर लिया। और राणा को भी रूही की बात हजम नहीं हुई और वो भी हैरानी में खांसने लगे, जिसे सुनकर रूही को होश आया। और अरुण हंसते हुए अनु की तरफ देखा और कहा, अब तुम तो मेरी तारीफ करोगी नहीं, लेकिन रूही को देखो कितने अच्छे से उसने मेरी तारीफ की है। भूल जाओ कि मैं कभी तुम्हारी तारीफ करूंगी। है तुम में भला ऐसी कौन सी खास बात है जो मैं तुम्हारी तारीफ करूंगी? अनु ने बालों को झटकते हुए इतराते हुए बोला। अरुण ने अनु को इस बात का कुछ जवाब न देते हुए कुछ और ही पूछा, अब इससे आगे तुम्हारे हिसाब से हमें कहाँ जाना चाहिए? अरुण ने बड़े ही गंभीरता से ये सवाल अनु से पूछा। अब क्या होगा आगे? कहाँ जाने वाली है अरुण और उसके साथी? क्या अनु ने सोचा है कुछ आगे क्या करना है? और क्या इस बार भी चक्र हासिल करने पर अरुण को दिखी थी अपनी मां की झलक? और अगर दिखी भी थी तो अब क्या होगा अरुण का अगला कदम? जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी ए मिस्टीरियस वॉरियर के साथ। टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर 12 तिलस्मी बीज। अरुण के सवाल पर अनु ने जवाब में कहा, अरुण, मुझे वरुण देव ने बस तुम्हें यहाँ लाने तक का ही आदेश दिया था और फिर उन्होंने कहा था कि उसके आगे का सफर तुम्हें खुद चुनना होगा। अरुण ये बात सुनकर थोड़ा अटपटा सा गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत बांधते हुए कहा, चलो अगर ऐसी बात है तो यही सही। लेकिन अब हम जाएं तो जाएं कहाँ? अरुण ने सोचते हुए कहा। अरुण के इस सवाल पर राणा ने हंसते हुए कहा, उसकी फिक्र तुम मत करो अरुण, अगर तुम्हें और भी ज्यादा शक्तियां इससे भी तेज गति से हासिल करनी है तो मेरे पास एक सुझाव है। अरुण ने राणा की बात ध्यान से सुनते हुए पूछा, और वो कैसे? राणा ने अपने हाथ से एक बीज जैसी कोई चीज निकाली और अरुण के हाथ में रखते हुए कहा, इसे खाओ। अरुण ने भी बिना कुछ सोचे समझे उस बीज को अपने मुंह में रखा और वो बीज अरुण के मुंह में जाते ही घुल गया, जिससे अरुण को महसूस हुआ कि उसकी शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। अरुण ने हैरानी से पूछा, ये क्या चीज है भला? इससे खाते ही मेरी शक्तियों में इतनी बढ़ोतरी हो गई है कि अगर मैं ऐसे 3 से 4 बीज खा लूं तो शायद मैं एक सितारा और हासिल कर लूंगा। राणा ने हंसते हुए अरुण को समझाया, इसका नाम है शक्ति बीज और ये बहुत ही मुश्किल से वरुण लोक में मिलते हैं, और जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल है मतलब? क्या ये और पेड़ों के बीजों की तरह नहीं मिलते क्या? अरुण ने हैरानी से पूछा। और फिर अनु को भी उसकी जानकारी याद आए और वो बोली, ये शक्ति बीज कोई मामूली चीज नहीं है, ये बीज उगाए जाने पर एक खास किस्म के पौधे का रूप लेते हैं। और उस पौधे में इतनी ताकत होती है कि एक बार खाने पर ही वो तुम्हारे 5 से 9 सितारे बढ़ा सकते हैं। और उन पौधों को खाने के बाद तुम्हें एक अलग ताकत भी मिलेगी, जिसका इस्तेमाल करके तुम अपने शरीर की शक्ति को बाहर लाकर अपने लिए पंख या फिर कवच के रूप में इस्तेमाल कर पाओगे, जिससे तुम्हें जिंदगी और मौत के मुकाबलों में बहुत ही मदद मिलेगी और पंखों का इस्तेमाल करके तुम कहीं भी उड़कर जा सकोगे। और ये पौधे या फिर बीज हमें मिलेंगे कहाँ? अरुण ने उत्साह से पूछा। ये पौधा वरुण लोक के पूर्वी इलाके, जिसका नाम अलगिरा है, वहां पर पाया जाता है, लेकिन बहुत ही घने जंगलों से गुजरने के बाद ही हमें वो इलाका मिल सकता है। हमारे लिए ये काम बड़ी मुश्किल भरा होगा, इसीलिए हम उससे पहले पूरी तैयारी करेंगे और तभी हम अलगिरा जाएंगे। राणा ने अरुण को समझते हुए बोला। हाँ, मैं भी राणा जी की बात से सहमत हूँ अरुण, अलगिरा एक बहुत ही खतरनाक इलाका है। वहां के लोगों के लिए इंसान और जानवर की जान में कोई फर्क नहीं नजर आता। वहां के लोग उतनी ही बेरहमी से इंसान को भी अपने फायदे के लिए मार देते हैं जितना कि जानवर को। और वहां के जानवर भी तिलस्मी जानवर हैं। मतलब उनके पास भी शक्तियां हैं। और कुछ जानवरों के कबीले तो ऐसे भी हैं जो बोलना भी जानते हैं और इंसानों की तरह रहना भी। अनु ने अरुण को समझते हुए कहा, जिसे सुनकर अरुण और रूही दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान थे। और फिर अरुण ने काफी देर सोचने के बाद खुद से एक सुझाव दिया, क्यों न अब हम फिर से नेपटूर चले, मुझे अपनी माँ के कत्ल का अगला सुराग भी वहीं से मिलेगा और मुझे कुछ लोगों से हिसाब भी बराबर करना है। इतना कहकर अरुण की आंखों में एक अलग सी आग जलने लगी। राणा और अनु ने भी उसकी इस बात पर सहमति जताते हुए कहा, तो चलो फिर अभी से सफर शुरू करते हैं। और वो लोग वापस नेपटूर के लिए निकले। अनु ने अरुण से पूछा, क्या हमें यहाँ से सीधा नेपटूर लिए निकलना चाहिए या फिर हमें दोबारा इंडोरा होकर नेपटूर जाना है? अरुण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे कुछ पुराने हिसाब निपटाते हुए नेपटूर पहुंचना है, इसलिए हम जिस रास्ते आए हैं उसी रास्ते वापस लौटाना मेरे हिसाब से सही रहेगा। इतना कहकर उन्होंने अपना सफर जारी रखा। रास्ते में कुछ छोटी मोटी परेशानियों के बाद अरुण और उसके साथी फिर से रेगिस्तानी कबीले में पहुंचे।
वहां पहुंचकर उन्होंने वहां 2 दिन बिताए और राणा ने फैसला किया कि नेपटूर के बाद अगर उन्हें सीधा अलगीरा का सफर करना है तो रूही का उनके साथ इतनी खतरनाक जगह जाना ठीक नहीं रहेगा। और रूही को कबीले में छोड़कर वहां से जाने के लिए जब अरुण, अनु और राणा निकलने वाले थे तभी सांगा ने अरुण को आवाज लगाते हुए कहा, अरुण, तुम्हारी वजह से मुझे मेरे दादाजी मिल गए और अब हमारे कबीले को उन लुटेरों को कोई कर भी नहीं देना पड़ेगा। इसीलिए मैं तुम्हें एक छोटा सा तोहफा देना चाहता हूँ। इतना कहकर सांगा ने अरुण को एक सोने की सिक्कों से भरी हुई पोटली दी जिसमें कम से कम 1 लाख सोने के सिक्के थे। अरुण ये देखकर पहले तो मना करने लगा, लेकिन सांगा का दिल रखने के लिए उसने वो एक रख ही लिए। और दूसरी वजह ये भी थी कि इस बार फिर से बाजार से गुजरते समय अगर उसे पिछली बार की तरह कोई अनमोल चीज मिली तो वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। फिर वो लोग कबीले वालों से अलविदा लेते हुए अपने आगे के सफर के लिए निकल पड़े। अनु रूही के साथ ना जाने से बहुत खुश महसूस कर रही थी और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अरुण और उसके साथी जब अलबान से बाहर पहुंचे तो उन्होंने भी एंडोरा शहर के हिसाब से कपड़े पहन लिए। अनु को इस बात का सुकून था कि कम से कम अब कोई और लड़की अरुण के शरीर को देखकर उसके करीब आने की कोशिश नहीं करेगी। काफी देर चलने के बाद वो लोग एंडोरा शहर में दाखिल होने ही वाले थे, तभी अनु ने पूछा, क्या इस बार हम भेस नहीं बदलेंगे? अरुण ने हंसते हुए जवाब दिया, इस बार हमें उनसे बचने की नहीं, उन्हें हमसे बचने की जरूरत होगी। अनु अरुण के इरादे समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार अरुण के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है। और राणा को तो भेस बदलने न बदलने से कोई मतलब नहीं था, उन्हें वैसे ही यहाँ कोई नहीं पहचानता था। अब क्या होगा आगे, क्या चल रहा है अरुण के दिमाग में, और क्या होगा जब अरुण और उसके साथी पहुंचेंगे नेपटूर? क्या अरुण जान पाएगा अपनी मां के कातिल के बारे में? जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी अ मिस्टीरियस वॉरियर के साथ। टू बी कंटिन्यूड। CH13 पुराना हिसाब किताब। एंडोरा शहर के सबसे बड़े दल जलधारा दल के लीडर के महल में इस समय अफरा तफरी मची हुई थी। लोग अपनी जान बचाकर इधर से उधर भाग रहे थे। लोगों के इस अफरा तफरी की वजह थी 3 अनजाने लोग, जिनमें से एक बहुत ही जवान लड़का जिसकी उम्र करीब 18 साल तक होगी, एक जवान लड़की जिसकी उम्र भी करीब 18 से 19 साल होगी और एक अधेड़ उम्र का इंसान जिसकी उम्र करीब 40 से 45 साल होगी। उन तीनों ने मिलकर सुबह सुबह ही जलधारा दल पर हमला कर दिया था। वो तीनों कोई और नहीं बल्कि अरुण और उसके साथी ही थे। लेकिन आखिर क्या वजह है जो अरुण ने बिना सोचे समझे जलधारा दल पर हमला कर दिया था? और ऐसी क्या दुश्मनी थी अरुण की जलधारा दल के लीडर अरमान के साथ? दरअसल अरमान एक अधेड़ उम्र का इंसान था जिसके पास अद्वितीय चक्र के 5 सितारे थे। और अरुण ने अब जब फैसला कर लिया था कि वो अपने पिता और भाइयों को मारने वाला है और नेपटूर पर खुद राज करने वाला है, तो वो चाहता था कि उसका कोई भी दुश्मन जिंदा न रहे। अरुण ने सोचा था कि जब वो अपने पिता को लीडर की गद्दी से हटा देगा तो क्या पता उनके दल का सबसे बड़ा दुश्मन दल इस बात का फायदा उठाकर उन पर हमला कर दे, और ऐसा अरुण बिल्कुल नहीं चाहता था। और दूसरी वजह इस हमले की ये भी थी कि इसी दल के सैनिकों से डरकर अरुण को एंडोरा से भागना पड़ा था। अब हमारे हीरो को इसका हिसाब भी तो बराबर करना था। अरुण और राणा जमकर हमलों पर हमले कर रहे थे और उस पूरे जलधारा दल में भगदड़ मची हुई थी। भगदड़ की मुख्य वजह थी कि अरुण और राणा के सारे हमले किसी इंसान पर न होकर सिर्फ और सिर्फ नुकसान करने के लिए थे। लीडर अरमान के महल का तो कोई नमो निशान नहीं बचा था। और तभी अरमान गुस्से में अपने महल के मलबे से बाहर आकर चिल्लाया, कौन है जिसमें इतनी हिम्मत कि मेरे दल पर हमला करे? और उसने देखा कि 2 बच्चे और एक अधेड़ उम्र के इंसान ने उसके दल की ये हालत कर दी थी। वो अरुण की शक्ति को छोड़कर बाकी 2 लोगों की शक्तियों का अंदाजा तक नहीं लगा पाया। वो ऐसा नजारा देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गया, लेकिन वो इतना भी समझ चुका था कि इन लोगों का मकसद सिर्फ उसको और उसके दल को डराना था, न कि उन्हें कोई नुकसान पहुंचा, क्योंकि अभी तक अरुण और उसके साथियों ने एक भी इंसान को जख्मी नहीं किया था। तभी अरमान चिल्लाया, कौन हो तुम लोग और तुम लोगों ने मेरे इस दल पर हमला क्यों किया? अरुण ने हंसते हुए इसका जवाब दिया, अरमान जी, आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं अरुण नीलग्रा सेना का अगला होने वाला लीडर। अरमान ने ध्यान से अरुण को देखने की कोशिश की, लेकिन जो धूल और मलबा अरुण की मचाए तबाही से उड़ रहा था उसके कारण अरमान उसे साफ साफ नहीं देख पा रहा था। फिर उसने तिलमिलाते हुए पूछा, देखो मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन फिर भी मुझे इतना अंदाजा हो रहा है कि शायद तुम उस आदित्य के सबसे छोटे बेटे हो। अरमान जी, अपने पहचान तो अच्छी कली, लेकिन अपने ये बोलकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया कि मैं उस आदित्य का बेटा हूँ। अरुण ने व्यंग्य करते हुए दांत पीसते हुए कहा।
और इतना कहकर अरुण उसके सामने आया और चिल्लाया, ड्राई फायर तकनीक। और अरमान का सोने का कवच पूरा का पूरा पिघल गया और अरमान को अपने बदन पर बहुत तेज जलन महसूस हुई। अरमान ने बिना अरुण से मुकाबला किए ही बोला, देखो तुम्हें आदित्य के साथ जो करना है करो, मगर मुझे छोड़ दो। मैं वादा करता हूं तुम्हारे लीडर बनने के बाद मैं नेपटूर शहर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। अरमान जानता था अगर उसने अरुण का मुकाबला कर भी लिया तो भी वो उसके साथ आए दोनों लोगों का सामना नहीं कर सकता था, इसीलिए उसे हार मानना ही ज्यादा बेहतर विकल्प लगा। अरुण ये बात सुनकर थोड़ा खुश हुआ और उसने अरमान के कंधे पर हाथ रखते हुए चलना शुरू किया और चलते चलते अरमान से बोला, अरमान जी, आप तो बड़े ही सीधे आदमी हैं, मैं तो बेफजूल में आपको मारने के इरादे से आया था। इतना सुनकर अरमान पहले तो थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि शायद अरुण इसके बाद उसे जिंदा छोड़कर चला जाएगा। लेकिन अरुण अभी भी नहीं रुका और अरुण ने अरमान के कंधे पर जो हाथ रखा था उसे कसते हुए गर्दन से दबोच लिया और बोला, अभी मेरा हिसाब बराबर नहीं हुआ है। अभी तुम और तुम्हारे पूरे सैनिक और दल के मेंबर्स को लेकर बाजार के बीचों बीच जाओगे और मुझसे और अनुसे से माफी मांगेंगे। जो तुम्हारे सैनिकों ने मेरी बेइज्जती की थी उसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा। इतना कहकर अरुण ने उसका गला छोड़ा और बाजार की तरफ जाने लगा और उसके पीछे पीछे अरमान और उसके सैनिक चलने लगे। अरमान ने बीच बाजार में अरुण से माफी मांगी और उससे वादा किया कि आज के बाद वो और इसके सैनिक कभी भी नेपटूर से आए हुए किसी भी इंसान से झगड़ा या भेदभाव नहीं करेंगे और उन्हें भी उसी तरह सम्मान देंगे जैसा कि और यात्रियों को देते हैं। इतना सुनकर अरुण ने फैसला किया कि वो अब बाजार घूमेगा और जो भी चीजें उसे पसंद आएंगी वो उन्हें खरीदेगा। ये बात सुनकर व्यापारी थोड़ा डर गए। उन्हें लगा कि शायद आज तो उन्हें अपने कीमती सामान ऐसे ही मुफ्त में अरुण को देने पड़ेंगे, लेकिन अरुण ने जैसे ही व्यापारियों के चेहरों के हाव भाव पड़े वो थोड़ा हंसते हुए बोला, अरे अरे, आप ऐसा मत सोचिए कि ये सब मैं फ्री में खरीदूंगा। अरे मैं सामान की सही कीमत दिए बिना नहीं जाऊंगा, ये मेरा वादा है। ये बात सुनकर व्यापारियों के दिल में थोड़ी चैन आई। बाजार में तेज हवा चल रही थी। अनु की घनी काली जुल्फें उसके चेहरे पर उड़ रही थी, लेकिन अनु बार बार उन्हें अपने चेहरे से हटाती और फिर से बाजार में कोई काम की चीज ढूंढने लगती। अनु इस समय इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कोई भी लड़का उसका दीवाना हो जाए, लेकिन इस समय पूरे बाजार में इतनी हिम्मत किसी की नहीं थी कि वो अपना सिर उठाकर अनु को देख सके, सिवाय अरुण के। अरुण तो कब से बस अनु को घूरे ही जा रहा था, घूरे ही जा रहा था। बीच बीच में जब अनु को ध्यान आता कि अरुण उसे ही देख रहा है तो वो अपनी आंखों के इशारे से पूछती कि क्या है, क्या चाहिए, और अरुण बस मुस्कुराकर नामे गर्दन हिलाकर जवाब देता कि कुछ नहीं, और वो फिर से अनु को देखने लगता। काफी देर तक ढूंढने के बाद अनु के हाथ एक धनुष आता है और वो अरुण को दिखाते हुए कहती है, देखो जरा इसे, मुझे लगता है तुम्हें ये धनुष ले लेना चाहिए। ये धनुष कोई खास धनुष लगता है, और तो और ये हमारे जंगल के सफर में भी काम आएगा अगर हमें किसी उड़ने वाले जानवर से युद्ध करना पड़ा तो। अरुण ने बिना कुछ सोचे सीधा दुकानदार से उस धनुष की कीमत पूछी और उस दुकानदार ने थोड़ा घबराते हुए जवाब दिया, 15,000 सोने के सिक्के। और अरुण ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया और उसने बड़े प्यार से इस दुकानदार से दाम कम करने को कहा। अब क्या होगा आगे? क्या अरुण दुकानदार को डराना चाहता है? क्या अरुण हासिल कर पाएगा वो धनुष? और क्या होगा अरुण का अगला कदम? क्या वो सच में मार देगा अपने ही पिता और भाइयों को? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी अ मिस्टीरियस वॉरियर के साथ। टू बी कंटिन्यूड। CH14। अरुण छोड़ो मुझे, वो बेचारा दुकानदार पहले से डर हुआ था और वो अरुण की कीमत कम करने की बात से थोड़ा और घबरा गया और उसने डर के मारे कहा, देखिए ये तलवार मैंने खुद 12,000 सिक्कों में खरीदी है। आप चाहें तो इसे मुफ्त में भी ले जाएं, लेकिन मुझे मारिएगा नहीं। अरुण ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, अरे भाई आप तो बेवजह डर रहे हैं, मैं आपको इस तलवार की सही कीमत भी दूंगा और आपकी कमाई भी। और इतना कहकर अरुण ने 14,000 सिक्के निकाले और उस दुकानदार को दे दिए। ये देखकर पूरी भीड़ बहुत हैरान हुई और तभी दो लोग आपस में बातें करने लगे। एक बूढ़ा बोला, अरे ये तो कोई भला आदमी है, अगर इसकी जगह ये अरमान होता तो उस दुकानदार को डराकर ये धनुष मुफ्त में ही ले जाता। इतने में दूसरा बोला, बात तो बिल्कुल सही कही तुमने भाई, आखिरकार इस दुनिया का तो नियम ही है कि ताकतवर हमेशा कमजोर को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन इसे देखो इतनी ताकत के बावजूद तलवार के दाम के साथ साथ इस दुकानदार का मेहनताना भी दे रहा है। और ऐसी ही बातें पूरी भीड़ में होने लगी। इतने में तालियों की आवाज आनी शुरू हुई और एक टाइम बाद पूरा बाजार अरुण की सच्चाई देखकर खुश था और तालियां मार रहा था। फिर कुछ और दुकानें घूमने पर अनु को एक पोटली मिलती है। वो दिखने में बड़ी ही सुंदर लग रही था और बहुत ही आलीशान भी। उस पर बहुत ही बारीकी से कढ़ाई की गई थी और उसने अरुण को वो पोटली खरीदने को कहा। ये सुनकर अरुण खिलखिलाते हुए बोला,
अरे अनु, वाकई में ये पोटली बहुत ही सुंदर है और अगर चाहो तो मैं तुम्हें ये तोहफे में दे सकता हूँ। अरे ये पोटली बहुत ही काम की पोटली है, इसमें तुम अपना कोई भी सामान रख सकते हो। इस पोटली में पूरे एक कमरे जितनी जगह होगी जिसमें तुम अपना कोई भी सामान रख सकते हो और वो सामान तुम्हारे चाहने पर ही बाहर आएगा। इससे कोई तुम्हारा सामान भी छीन नहीं पाएगा और तुम इसमें ढेर सारा सामान भरकर रख सकते हो बिना किसी भार के। अरुण इतना सुनते ही चौंक गया। ऐसा नहीं था कि अरुण ने इसके बारे में कभी सुना नहीं था, लेकिन अरुण ने सुना था कि ऐसी पोटलियां सिर्फ एक खास तरह के जानवर के शरीर की चमड़ी से बनती है, लेकिन ये पोटली तो बहुत ही ज्यादा सुंदर धागे से बनी हुई है। इसलिए अरुण ने अनु से भी यही सवाल पूछा, लेकिन वो पोटलियां तो किसी खास तरह के जानवर की चमड़ी से बनती थी, फिर ये धागे से बनी हुई पोटली वो पोटली की तरह कैसे है? इतने में दुकानदार ने अरुण को हल्का सा धागा उठाकर बताया कि वो असल में चमड़े की ही बनी थी, बस उस पर वो सुंदर डिजाइन उन प्यारे रंगों के धागों से बनाया है। जिसे देखकर अरुण को थोड़ी तसल्ली हुई और उसने उस पोटली का दाम पूछा। दुकानदार अब अरुण के स्वभाव को जान गए थे, इसलिए उसने पोटली के दाम के साथ अपना मुनाफा जोड़कर अरुण को बताया कि ये पोटली 25,000 सोने के सिक्कों की है। अरुण ये सुनकर थोड़ा चौंक गया कि इतनी महंगी पोटली, जबकि अरुण ने देखा था कि काफी सारे दुकानदारों के पास वैसी ही पोटलियां थी जिनमें वो अपना सामान रखा करते थे, तो उसे लगा कि ये थोड़ी सस्ती होगी, लेकिन वो गलत था। फिर अरुण ने बिना कोई बहस किए 25,000 सिक्के उस दुकानदार के सामने रख दिए। फिर अरुण ने वो पोटली अनु को देनी चाही। लो अनु, ये पोटली तुम रख लो। अनु ने जवाब में कहा कि नहीं, तुम्हें इसकी फिलहाल ज्यादा जरूरत है, इसलिए तुम अपना सामान इस पोटली में डाल लो। फिर अरुण ने अपना सारा सामान उस पोटली में डाल लिया, सिवाय एक तलवार के जो उसने अभी भी अपनी कमर पर बांध रखी थी। फिर अनु ने भी अपने पास रखी सारी जड़ी बूटियां अरुण को पोटली में डालने को दे दी। पहले तो अरुण इतनी जड़ी बूटियां देखते ही हैरान हो गया, फिर उसने सारी जड़ी बूटियों को उस पोटली में डालना शुरू किया। तभी अनु धीरे से अरुण के कान के पास आकर बोली, अब से जो कुछ भी तुम्हारा है वो सब मेरा ही समझो। अब इस बात से अनु क्या इशारा कर रही थी? अब ये बात ना ही अरुण को समझ आए ना ही हमें। अब लड़कियों की बातें या तो वो जाने या भगवान जाने। चलिए हम कहानी आगे बढ़ाते हैं। अरुण अनु की बात समझ नहीं पाया और उसने सोचा कि शायद पहले जो वो अनु को पोटली तोहफे में देने को बोला रहा था, इसलिए अनु ने कुछ बोला होगा। फिर से काफी देर तक अरुण और अनु साथ में बाजार घूमने लगे और बाजार में फिर से पहले जैसी चहल पहल शुरू हो गई थी। तो अनु ने जब सारी दुकानें देख ली तो उसने कहा कि अब यहाँ तुम्हारे काम का कुछ नहीं है। तब अरुण ने मुस्कुराकर अनु और राणा से बोला, तो फिर क्यों न हम अपना आगे का सफर शुरू करें। तभी अनु ने फिर से बोला, नहीं, अभी पहले हमें इंडोरा दवा भंडार जाना होगा। अरुण ने अनु से परेशान होते हुए पूछा, क्यों, तुम्हें अब वहां से और जड़ी बूटियां लेनी है क्या? इतनी सारी जड़ी बूटियां जो पहले से तुम्हारे पास है वो काफी नहीं है। फिर अनु ने चिढ़ते हुए बोला, अरे वो जड़ी बूटियां अब तुम्हारे किसी काम की नहीं है, तो हम उन्हें बेचकर और नई जड़ी बूटियां लेकर आएंगे ना। अरुण ने अनु से मस्खरी करते हुआ कहा, और लड़कियों को तो नए नए कपड़े लेने का शौक होता है और तुम्हें जड़ी बूटियों का शौक है। जिस पर राणा भी खिलखिलाकर हंसने लगे। लेकिन अनु बहुत ही ज्यादा चिढ़ गई थी और इसी गुस्से में उसने अपने पांव पटकते हुए कहा, वो जड़ी बूटियां तुम्हारे ही काम की हैं, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम कहते हो तो रहने दो, नहीं लेते हम कोई जड़ी बूटी। और वो वहां से जाने लगी। अरुण ने उसका हाथ पकड़ा और जाने से रोकते हुए कहा, अच्छा बाबा ठीक है, अभी हम सबसे पहले दवा भंडार ही जाएंगे। लेकिन अनु ने नाक फूलते हुए बिना पीछे मुड़े ही कहा, तुम जाओ जहां जाना है और बना लेना खुद के लिए रिकवरी गोलियां खुद ही। अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। हा अरे अरे, मैं तुमसे बस मजाक कर रहा था और तुम तो गुस्सा ही कर गई। इतना कहकर अरुण ने अनु को पीछे से गले लगा लिया और अनु के कंधे पर सिर रखकर थोड़ा झूमते हुए उससे मनाने लगा। अरुण के एकदम से की हुई इस हरकत पर अनु शर्म से लाल हो गई और ये सोच सोच कर तो उसकी हालत और खराब हो रही थी कि अरुण ये सब बीच बाजार में खड़े होकर कर रहा है। और राणा भी उन दोनों को देखकर थोड़ा मुस्कुराने लगे। शायद उन्हें भी अपनी जवानी के किस्से याद आ गए हों। खैर छोड़ो। अनु ने धीरे से दबी सी आवाज में बोला, अरुण छोड़ो, मुझे क्या कर रहे हो, यहाँ सब देख रहे हैं। अरुण ने जिद करते हुए कहा, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर छोड़ूंगा, अगर तुम मुझसे ये वादा करो कि तुम मुझे रिकवरी गोली बना कर दोगी। अब क्या होगा आगे? क्या अरुण मना पाएगा अनु को? और क्या अरुण और अनु आने वाले हैं एक दूसरे के करीब, या फिर आने वाला है उनकी इस जिंदगी में कोई ट्विस्ट? और कैसा रहेगा उनका आगे का सफर? जानने के लिए बने रहिए हमारी कहानी ए मिस्टीरियस वॉरियर के साथ। टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर 15, तुम तो बुद्धू हो।
अरुण ने अभी तक अनु को कस के पकड़ा हुआ था और अनु को मनाने के लिए वो उसे हंसने की कोशिश कर रहा था। अच्छा बाबा ठीक है बना दूंगी मैं, और मैं नहीं बनाऊंगी तो और कौन बनाएगा। हाँ तुम तो बुद्धू हो एक नंबर के, अब छोड़ो मुझे, अनु ने फिर से दबी सी आवाज में हंसते हुए बोला। शायद अब वो भी अरुण की बाहों में रहना पसंद कर रही थी। अरुण ने अपनी बाहें खोली और 3 से 4 कदम पीछे हो गया और अपने हाथ सिर के पीछे रखकर गाना गुनगुनाने लगा। उसकी इस हरकत पर राणा और अनु दोनों हंस पड़े और फिर वो खुद भी हंसने लगा। फिर अनु ने अरुण के पेट में हल्के से कोहनी मारी और उससे कहा चलो अब यहाँ से, और इतना कहकर वो दवा भंडार की ओर आगे आगे चलने लगी और राणा और अरुण उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ देर तक चलने के बाद वो लोग दवा भंडार पहुंच गए थे। इस बार भी वहां पिछली बार की ही तरह भीड़ लगी हुई थी और 5 से 10 व्यापारी वहां बैठे हुए थे जो खरीद बेच कर रहे थे। फिर अरुण ने अपनी पोटली में हाथ डाला और मन में उन जड़ी बूटियों के बारे में सोचने लगा, और वो जड़ी बूटियां एक एक कर अरुण की पोटली में आने लगी और अरुण ने बारी बारी से वो सब जड़ी बूटियां निकालकर एक आदमी को पकड़ाई। उन जड़ी बूटियों को बेचकर अरुण को 1000 सोने के सिक्के मिले। फिर अनु ने एक कागज और कलम उठाए और उन पर जड़ी बूटियों के नाम लिखने लगी। फिर कुछ देर बाद उसने वो कागज अरुण को पकड़ा दिया। अरुण वो कागज देखकर खुद को संभाल नहीं पाया और वो दवा भंडार में लगी कुर्सियों पर बैठ गया। अनु ने उसमें 19-20 जड़ी बूटियों के नाम लिखे थे। अरुण को इस तरह हैरान होते हुए देख अनु फिर से चिढ़ गई और उसने गुस्से से बोला, अगर अभी तुमने फिर से मेरा मजाक बनाने की कोशिश की तो मैं सच में तुम्हारे लिए कोई गोली या औषधि नहीं बनाऊंगी। अरुण ने ये सुनकर एक झूठी मुस्कुराहट के साथ बोला, अरे अरे मैं तो मजाक कर रहा था, हम अभी ये सारी जड़ी बूटियां खरीदेंगे ठीक है। इतना बोलकर उसने वो कागज का टुकड़ा उस व्यापारी को देते हुए पूछा, क्या ये जड़ी बूटियां हमें यहाँ मिल जाएंगी। व्यापारी ने ध्यान से उस कागज पर लिखे नामों को पढ़ा और फिर एक नौकर को बुलाकर उसको वो सारी जड़ी बूटियां लाने को कहा। कुछ देर इंतजार के बाद वो नौकर सारी जड़ी बूटियां एक थाल में लेकर आया और अरुण के सामने रख दी। जब अनु ने वो जड़ी बूटियों को अच्छे से देख लिया तब अरुण ने उस व्यापारी से पूछा, इनका कुल दाम कितना हुआ। व्यापारी ने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, 15,000 सोने के सिक्के। और ये सुनकर अरुण दंग रह गया, लेकिन उसने बिना कुछ बोले उस व्यापारी को 15,000 सोने के सिक्के दिए और फिर वो सारी जड़ी बूटियां अपनी पोटली में डाल ली। फिर उसने अनु का हाथ पकड़ा और बाहर ले आया। अरे अनु, इतनी महंगी जड़ी बूटियां और वो भी इतनी सारी, इनका क्या काम है। अरुण ने थोड़ा गंभीर होकर पूछा। तुम अब अद्वितीय चक्र हासिल कर चुके हो और अब तुम्हारी ट्रेनिंग की तेजी रिकवरी गोली से नहीं बढ़ पाएगी और अभी तुम्हें तिलस्मी शरबत की जरूरत होगी, इसीलिए मैंने उसको बनाने के लिए जितना भी सामान जरूरी था वो ले लिया, अनु ने आराम से जवाब देते हुए कहा। फिर अरुण ने पूछा, ये तिलस्मी शरबत क्या है और ये किस काम आएगा। अनु ने जवाब में कहा, ये एक खास तरह का शरबत है जो अद्वितीय चक्र के ऊपर के योद्धा ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शरबत तुम्हारी चोटों और घावों को जल्दी से भरने में काम आएगा। अरुण अनु की बात ध्यान से सुन रहा था, तो अनु ने अपनी बात आगे बढ़ते हुए कहा, एक योद्धा के लिए ट्रेनिंग के दौरान वो जितना जख्मी होगा उतनी ही ज्यादा उसकी शक्तियां बढ़ेंगी, लेकिन जख्मों को ठीक होने में बहुत समय लगता है। उसी समय को कम करने के लिए ये तिलस्मी शरबत काम आता है, ताकि तुम ट्रेनिंग में कितनी भी चोटें खाकर आओ, ये शरबत एक ही रात में तुम्हारे सारे जख्म भर देगा। अरुण ने जब ये सब सुना तो वो थोड़ा हैरान रह गया कि कैसे कोई शरबत एक रात में जख्म ठीक कर सकता है, लेकिन उसे अनु पर पूरा भरोसा था कि अगर वो बोल रही है तो सही ही बोल रही होगी। फिर अरुण ने कहा, चलो ठीक है, पर अब हमें आज की रात यही एंडोरा में ही बितानी होगी। अनु ने भी जब ध्यान दिया कि उन्होंने सामान ढूंढने और जड़ी बूटियां खरीदने में ही शाम कर दी है, तो उसे भी आज रात वही शहर में रुकना ही सही लगा। फिर वो एक होटल में चले गए जहां अरुण और अनु पहले भी रुक चुके थे। इस बार अरुण के पास सोने के सिक्के तो थे, लेकिन होटल में कमरे खाली नहीं थे, सिर्फ 2 ही कमरे खाली थे। फिर उन्होंने 2 कमरे ही एक रात के लिए ले लिए। लेकिन अब समस्या ये थी कि क्या राणा जी अरुण के साथ अपना कमरा साझा करेंगे या अनु। और तभी राणा जी थोड़ी शरारती नजरों से अरुण को देखते हुए बोले, मुझे लगता है मैं बूढ़ा आदमी तुम दोनों के बीच आ रहा हूँ, इसलिए तुम दोनों एक कमरे में रुक सकते हो और मैं अलग रुक लूंगा। फिर अनु ने उन्हें सफाई देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी और चुपचाप अपने कमरे में चले गए। अब ऐसा नहीं था कि अरुण और अनु पहले एक कमरे में नहीं रहे थे, लेकिन अब राणा जी भी उनके साथ थे और वो पता नहीं क्या सोचेंगे, ये सोच सोचकर अरुण परेशान हो रही थी। फिर अरुण ने भी अनु को मनाते हुए कहा, अरे तुम तो ऐसे सोच रही हो जैसे हम पहले एक साथ नहीं रुके हैं, और तुम उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, उनकी अब उम्र हो चुकी है। इस बात पर अरुण और अनु दोनों हंसने लगे और अपने कमरे में चले गए।
कुछ देर आराम करने के बाद अनु उठकर अरुण के लिए वो शरबत बनाने में लग गई और अरुण अभी तक घोड़े बेचकर सो रहा है। इस बात पर अनु को कुछ मस्ती सूझी और उसने जड़ी बूटियों में से एक टहनी उठाई और उसके साथ अरुण के कान और नाक में गुदगुदी करने लगी। अरुण ने नींद में ही एक बार हाथ इधर उधर चलाया और अनु जो उसके बेहद करीब बैठी थी उसके सीने पर लगा, वहीं जहां नहीं लगना चाहिए था। और अनु इस हादसे से थोड़ा अचंभित हो गई। अनु ने पहली बार अरुण का ऐसा स्पर्श महसूस किया था और कुछ देर के लिए वो एक जगह जम सी गई। लेकिन जब उसे होश आया तो वो झट से पीछे हुए और उसके सीने में एक सिहरन सी दौड़ गई। कुछ देर बाद अनु फिर से वो तिलस्मी शरबत बनाने में लग गई। फिर कुछ देर बाद अरुण ने करवट बदली और क्योंकि वो दोनों एक ही बिस्तर पर थे तो अरुण का हाथ अनु की कमर पर लगा और अनु फिर से एक जगह जम सी गई। लेकिन अब उसने फैसला किया कि वो जमीन पर बैठकर ही वो शरबत बना लेगी। और उसने आधी रात तक जागकर उस शरबत की काफी बोतलें तैयार कर ली थी। और उसने जैसे ही वो सारी बोतलें एक लकड़ी के दराज में रख दी, तभी अरुण की नींद खुली और वो आधी नींद में ही बिस्तर से उठकर चलने लगा। तभी उसका पांव बिस्तर में फंसा और वो सीधे अनु के ऊपर जाकर गिरा। अब क्या होगा आगे? क्या अरुण ये सब जानबूझकर कर रहा था या फिर ये सब भगवान की ही कोई साजिश थी उन दोनों को करीब लाने की? अब ये तो वक्त ही बताएगा। जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी अ मिस्टीरियस वॉरियर के साथ। टू बी कंटिन्यू। 16 होठों से खून। इंदौरा शहर के एक होटल के एक कमरे में एक लड़का और लड़की जमीन पर गिरे हुए थे। लड़का उस लड़की के ऊपर था और उसने उस लड़की को एक हाथ से कमर से पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से सिर से। वो दोनों उसी हालत में काफी देर तक जमे रहे। वो दोनों और कोई नहीं बल्कि अरुण और अनु थे। दरअसल जैसे ही अरुण का पांव उस बिस्तर में अटका और वो अनु के ऊपर गिरने वाला था, उसने अनु को कमर से पकड़ लिया जिससे वो दोनों साथ में गिरने लगे। फिर अरुण ने एक हाथ अनु के सिर के पीछे रख लिया ताकि जब वो गिरे तो अनु को चोट ना आए। लेकिन हाथ सिर के पीछे होने के कारण जब वो दोनों गिरे तो उन दोनों के होंठ आपस में टकरा गए। ऐसा महसूस करते ही वो दोनों कुछ देर के लिए जम से गए। फिर कुछ देर बाद अरुण मदहोशी में बोला, अरे अब उठ भी जाओ या फिर पूरी रात ऐसे ही गिरे रहना। अनु ने भी धीरे से अरुण से कहा, तुम मेरे ऊपर से हटोगे तभी मैं उठ पाऊंगी ना। ये सुनकर अरुण को थोड़ा होश आया और वो झट से उठा और खुद के कपड़े झड़ने लगा। और होश में आते हुए उसने बोल, मुझे माफ करना, पता नहीं कैसे मेरा पांव उस बिस्तर में अटका और मैं सीधा आकर तुम पर गिरा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अनु अभी भी सुन थी। वो जमीन से उठकर खड़ी हुई और उसने अपने कपड़े भी नहीं झाड़े और वो इसी मदहोशी में अरुण को एक टक देखे जा रही थी। अरुण के होठों से हल्का हल्का खून निकल रहा था, क्योंकि जब उसके होंठ अनु के होंठों से टकराए तो अनु के दांत अरुण के होंठ पर लग गए थे जिसकी वजह से उनसे खून निकल रहा था। अनु ने जब अरुण को अपना अंगूठा अपने होंठों के किनारों पर छूते देखा तो उसे अरुण पर और भी ज्यादा प्यार आने लगा और अनु ने अपनी मदहोशी में बिना सोचे समझे कुछ कदम आगे बढ़ाए और अरुण के चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर अरुण के होठों पर किस कर दी। और कुछ देर बाद जब दोनों को होश आया तब अनु ने अरुण को हल्का धक्का दिया और पीछे हो गई, जिसे देखकर अरुण को थोड़ा अजीब लगा। लेकिन अरुण ने भी अनु की तरफ कुछ कदम बढ़ाए और अपने पूरे होश में अनु को फिर से होंठों पर किस कर दी। अगली सुबह राणा, अरुण और अनु के कमरे के बाहर खड़े होकर उन्हें आवाज लगा रहे थे, अरुण दरवाजा खोलो, अनु कहाँ हो तुम दोनों। फिर राणा ने अपने मन में सोचा, ये आज कल के बच्चे भी ना, अब क्या ही कहूँ, पता नहीं क्या कर रहे हैं। चलो तब तक मैं छत पर थोड़ा टहल लेता हूँ। ऐसा सोचकर राणा उसी होटल की खुली छत पर चले गए और जैसे ही छत पर पहुंचे वो हैरान हो गए और थोड़ा घबरा भी गए। आखिर ऐसा क्या देख लिया था राणा ने होटल की छत पर? दरअसल राणा जब छत पर गए तो उन्होंने देखा अरुण और अनु छत पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी राणा ने हैरानी से पूछा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो और मैं कब से तुम्हारे कमरे के बाहर आवाजें लगा रहा था। अरुण ने जवाब में कहा, अरे हम तो बस ऐसे ही सुबह की ताजी हवा खाने छत पर आए थे, लेकिन आप यहाँ कैसे? दरअसल अरुण ने राणा से झूठ बोला था। अरुण और अनु कल रात से ही छत पर तारों की रोशनी में बैठकर बातें कर रहे थे। जब अरुण ने अनु को किस किया तो अनु अरुण को धक्का देकर भागकर छत पर आ गई थी और उसके पीछे पीछे अरुण भी छत पर आ गया था उसको पकड़ने। लेकिन अरुण ने जैसे ही अनु की कलाई पकड़ी, अनु एकदम से अरुण की तरफ खींची और वो दोनों फिर से गिर गए। लेकिन इस बार वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे और हंसते हंसते वो दोनों एक दूसरे की बातों में ऐसा डूबे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब रात से सुबह हो गई। फिर अरुण और अनु उठे, उन दोनों ने अपने कपड़े झाड़े और अरुण ने राणा से पूछा, तो फिर अब चलें? अगर अभी हम यहाँ से देरी से निकले तो हम इंदौरा का जंगल पार नहीं कर पाएंगे और फिर हमें आज की रात जंगल में बितानी पड़ेगी।
राणा ने गुस्से से घूरते हुए अरुण को देखा, जैसे कि वो कहना चाह रहे हो कि तुम दोनों की आशिकी खत्म हो तब तो हम और कामों पर ध्यान दें। लेकिन वो बिना कुछ बोले ही पीछे मुड़े और चलने लगे। उनके पीछे पीछे अरुण और अनु भी चलने लगे। काफी देर तक चलते चलते उन्हें सुबह से शाम हो गई और वो अभी भी उस जंगल के आधे रास्ते भी नहीं पहुंचे थे। अरुण ने अनु से पूछा, आखिर हमें कब तक और चलना पड़ेगा? कब निकलेंगे हम इस जंगल से बाहर? अनु ने बड़ी शांति से जवाब दिया, अभी तो हमने आधा जंगल भी पार नहीं किया है। लेकिन हमें जाते समय तो इतना टाइम नहीं लगा था। अरुण ने हैरानी से पूछा, क्योंकि जब तुम्हारे पिता ने तुम पर हमला करवाया था तब वरुण देव तुम्हें बचाकर इस जंगल के एक किनारे पर ले आए थे ताकि तुम्हारी जान को कोई खतरा न आए। अनु ने कंधे उचकाते हुए कहा, ओह ऐसी बात है, तभी मैं सोचूं। इतना कहकर अरुण को खुद पर थोड़ी शर्म आ गई। फिर तभी उन्हें एक बाघ के चिंघाड़ने की आवाज आई। वो लोग समझ गए कि ये आवाज बहुत ही करीब से आ रही थी। तभी एक बाघ भागते हुए उनकी तरफ आया और उसने अरुण पर झपटा मारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसके पंजे अरुण तक पहुंचते उससे पहले ही अरुण ने अपने एक हाथ से तलवार पकड़कर घुमा दी और खुद नीचे झुक गया, जिससे उस बाघ के पेट में एक बहुत गहरा घाव हो गया। लेकिन वो फिर भी नहीं मरा। जबकि पिछली बार जब एक भेड़ियों के झुंड ने उस पर हमला किया था तो अरुण ने एक ही वार में ही एक भेड़िए को मार गिराया था, जबकि वो उस समय अब से बहुत ही कमजोर था। फिर जाकर अरुण को समझ आया कि वो बाघ कोई आम बाघ नहीं है, वो बाघ लेवल 2 का था। दरअसल वरुण लोक में जानवरों की भी रैंकिंग होती थी जिसमें 5 लेवल होते हैं और ये बाघ लेवल 2 का होने के बावजूद भी एक अद्वितीय चक्र के 3 सितारे हासिल करने वाले योद्धा के वार का सामना कर लिया। अब क्या होगा आगे? कैसे करेगा अरुण उस बाघ का सामना? और क्या होगा अब अरुण और अनु के बीच? और क्या होगा जब वो लोग पहुंचेंगे नेपटूर और अरुण का सामना होगा अपने पिता के साथ? जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी अ मिस्टीरियस वॉरियर के साथ। टू बी कंटिन्यूड। A Mysterious Warrior episode. Thanks for watching RS Novel Story.